हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सीटीपी के 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो सीटेट एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सब वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितना स्कोर आपका सही है। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में परिपक्वता और अनुभव की क्या भूमिका है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। दोनों की अंतक्रिया से ही विकास संभव होता है। केवल परिपक्वता ही विकास तय करती है, केवल अनुभव ही विकास तय करता है। तो बच्चे के विकास में परिपक्वता और अनुभव की क्या भूमिका है। वह भूमिका है दोनों ही अंतक्रिया से विकास संभव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कौन सा कारक सबसे अधिक गति देता है। केवल अनुमानसिक गुण, भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, पुरस्कार और दंड, केवल शारीरिक विकास। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कौन सा कारक सबसे अधिक गति देता है। वह देता है भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण में विफलता का मुख्य कारण क्या है। आत्म केंद्रित चिंतन, विचारों की अपरिवर्तनीयता, भाषा विकास की कमी, सामाजिक अंतक्रिया की कमी। तो जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण में विफलता का मुख्य कारण है विचारों की अपरिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहल वर्ग के किस चरण में नैतिक निर्णय समाज के नियमों और व्यवस्थाओं को बनाए रखने पर आधारित होते हैं। पूर्व पारंपरिक चरण, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, स्वयंत्र नैतिकता। तो कोहल वर्ग के किस चरण में नैतिक निर्णय समाज के नियमों और व्यवस्थाओं को बनाए रखने पर आधारित होते हैं। वह होता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर लिंग समय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कों को कठिन काम और लड़कियों को आसान काम देना, कक्षा की गतिविधियों में लड़के और लड़कियों को समान अवसर देना, लड़कियों से कम अपेक्षाएं रखना, केवल लड़कों को नृत्य के अवसर देना। तो प्राथमिक स्तर पर लिंग समय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। वह करना चाहिए कक्षा की गतिविधियों में लड़के और लड़कियों को समान अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा की गतिविधियों को में लड़के और लड़कियों को समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपसारी चिंतन निम्नलिखित में से किससे मुख्य रूप से जुड़ा है। केवल एक सही उत्तर की पहचान करना, सृजनात्मकता और आउट ऑफ द बॉक्स विचार, रटकर याद करने की क्षमता, तार्किक संगीत। तो अपसारी चिंतन निम्नलिखित में से किससे मुख्य जुड़ा हुआ है। यह जुड़ा हुआ है सृजनात्मकता और आउट ऑफ द बॉक्स विचार। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता और आउट ऑफ विचार। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बालक जो शब्दों को उल्टा पढ़ता है, जैसे WAS को SAW और B और D में भ्रमित होता है, वह किस समस्या से ग्रसित हो सकता है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ADHD। तो एक बालक जो शब्दों को उल्टा पढ़ता है, जैसे WS को SAW और BD में भ्रमित होता है, वह किस समस्या से ग्रसित हो सकता है। वह हो सकता है डिसलेक्सिया से ग्रसित। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा में अनुकूलन का क्या अर्थ है। पाठ्यक्रम को सभी के लिए एक समान और कठोर बनाना, बच्चे की आवश्यकता और के अनुसार सीखने के माहौल में लचीलापन लाना, विशेष बच्चों को कक्षा से अलग कर देना, परीक्षा का स्तर बहुत कठिन कर देना। तो समावेशी शिक्षा में अनुकूलन का अर्थ होता है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सीखने के माहौल में लचीलापन लाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सीखने के माहौल में लचीलापन लाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य जोर किस बात पर है। बच्चों को एक दूसरे से तुलना करके रैंक देना, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार और व्यापक विकास का आकलन, साल के अंत में बड़ी परीक्षा आयोजित करना, केवल लिखित परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य जोर किस बात पर है। वह है निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार और व्यापक विकास का आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। केवल व्याख्यान देना और अनुशासन बनाए रखना, एक सुगमकर्ता के रूप में सीखने का माहौल बनाना, बच्चों को सभी उत्तर स्वयं लिखकर याद करने को कहना,
केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका होती है एक सुगमकर्ता के रूप में सीखने का माहौल बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। तो जीन पियाजे की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की आयु सीमा 2 से 7 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है, समीपस्थ का क्षेत्र ZPD का क्या तात्पर्य है? बालक की शारीरिक वृद्धि की सीमा, वह दूरी जो बालक बिना मदद के कर सकता है और जो किसी कुशल व्यक्ति की मदद से कर सकता है। केवल विद्यालय में सीखे गए ज्ञान की सीमा, बालक के खेलने का दायरा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस पर बल देती है? रटन विद्या और परीक्षाओं के लिए पढ़ना, अवधारणात्मक समझ और बहुविषयकता, केवल एक भाषा में शिक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 अवधारणात्मक समझ और बहुविषयकता पर बल देती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? खाली बर्तन के रूप में, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, केवल बड़ों का अनुकरण करने वाले के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? वह देखा जाता है सक्रिय अन्वेषक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेटाकॉग्निशन परासंज्ञान का क्या अर्थ है? केवल सूचनाओं को रटना, अपनी स्वयं की सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, दूसरों की सोच को नियंत्रित करना, शारीरिक गतियों को नियंत्रित करना। तो मेटाकॉग्निशन परासंज्ञान का अर्थ है अपनी स्वयं की सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का क्या अर्थ है? केवल अंग्रेजी में पढ़ाई करना, घर की भाषा मातृभाषा से शुरुआत कर अन्य भाषाओं को जोड़ना, अपनी मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में पढ़ना, केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का अर्थ है घर की भाषा मातृभाषा से शुरुआत कर अन्य भाषाओं को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, समावेशी शिक्षा का कौन सा मूल सिद्धांत है? पृथ्वीकरण और नामीकरण, समता और समानता का अधिकार, केवल आर्थिक रूप से मजबूत बच्चों को प्राथमिकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में भेजना। तो समावेशी शिक्षा का कौन सा मूल सिद्धांत है? वह सिद्धांत है समता और समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल विकास का समीप दूराभिमुख नियम क्या दर्शाता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास शरीर से केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास केवल वातावरण से निर्धारित होता है, विकास एक सीधी रेखा में होता है। तो बाल विकास का समीप दूराभिमुख नियम दर्शाता है कि विकास शरीर से केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही उदाहरण है? मैं यह काम करूंगा ताकि मुझे पुरस्कार मिले, मैं यह विषय पढ़ रहा हूं क्योंकि यह मुझे दिलचस्प और आनंदमय लगता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं ताकि शिक्षक डांटे नहीं, मैं परीक्षा में प्रथम लाने के लिए पढ़ रहा हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही उदाहरण है? मैं यह विषय पढ़ रहा हूं क्योंकि यह मुझे दिलचस्प और आनंदमय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ADHD वाले बच्चों को कक्षा में संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे हमेशा एक जगह बांधकर बैठाना, लंबे कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना, उसे कभी कोई गतिविधि न कराना। तो ADHD वाले बच्चों को कक्षा में संभालने का सबसे अच्छा तरीका है लंबे कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है? साल के अंत में ग्रेड तय करना, शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे की प्रगति में सुधार और प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की एक दूसरे से रैंकिंग करना, केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य है शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे की प्रगति में सुधार और प्रतिपुष्टि कर देना।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? केवल इंद्रियों के माध्यम से सीखना, तार्किक चिंतन शुरू होना, पर केवल मूर्त स्थानिक ठोस वस्तुओं तक सीमित रहना, पूर्ण अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है तार्किक चिंतन शुरू होना, पर केवल मूर्त स्थानिक ठोस वस्तुओं तक सीमित रहना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है? भाषा और विचार एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में आपस में मिल जाते हैं। केवल विचार ही भाषा को तय करता है। भाषा का विकास विचार पर निर्भर नहीं करता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है? वह संबंध है शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में आपस में मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है और द्वितीयक संस्था कौन सी है? प्राथमिक स्कूल, द्वितीयक परिवार, प्राथमिक परिवार, द्वितीयक विद्यालय मीडिया, प्राथमिक मीडिया, द्वितीयक परिवार, प्राथमिक सरकार, द्वितीयक पड़ोस। तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है और द्वितीयक संस्था कौन सी है? प्राथमिक संस्था परिवार है और द्वितीयक संस्था विद्यालय मीडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को अलग अलग तरीकों से हल निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किसको बढ़ावा दे रहा है? रटन प्रणाली, अपसारी और सृजनात्मक चिंतन, अनुशासनहीनता, अपसारी चिंतन। तो एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को अलग अलग तरीकों से हल निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किसको बढ़ावा दे रहा है? यह बढ़ावा दे रहा है अपसारी और सृजनात्मक चिंतन को। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपसारी और सृजनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 28 है, जेंडर भूमिकाएं बच्चों द्वारा कैसे सीखी जाती है? केवल आनुवंशिक से, सांस्कृतिक, मीडिया, परिवार और साथियों के माध्यम से, केवल स्कूल के पाठ्यक्रमों से, यह जन्मजात होती है। तो जेंडर भूमिकाएं बच्चों द्वारा कैसे सीखी जाती है? वह सीखी जाती है सांस्कृतिक, मीडिया और परिवार और साथियों के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? केवल एक परीक्षा का प्रश्न पत्र, किसी निश्चित अवधि में बच्चों के काम का संग्रह जो उसकी प्रगति को दिखाता है, शिक्षक की डायरी, रिपोर्ट कार्ड का दूसरा नाम। तो पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो वह है किसी निश्चित अवधि में बच्चे के काम का संग्रह जो उसकी प्रगति को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50% तय होता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्षिक प्रभाव अलग अलग होता है। पर्यावरण स्थिर रहता है और आनुवंशिकता बदलती है। केवल आनुवंशिकता ही व्यक्ति का निर्धारित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्षिक प्रभाव अलग अलग होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हर दिन एक नई वीडियो मिलता रहेगा।